स्वागत है सभी साथियों का पुनः भारतीय विजन क्लासेस में। साथियों, आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत देर हो गई, क्योंकि बहुत इस बार वीडियो जो है बहुत देर से हम लेकर आए हैं, परंतु आज का वीडियो क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेला आंचल उपन्यास, कहते हैं कि मेला आंचल उपन्यास समझ में नहीं आता है, तो आज हम इस क्लास में मेला आंचल उपन्यास को बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊँगा और पूरा निचोड़ मेला आंचल उपन्यास को बहुत ही कम समय में देखेंगे। यह जो क्लास है JSSC, UGC नेट, TGT, PGT, MP टेट, UPSC, JPSC सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम प्रारंभ करते हैं मेला आंचल उपन्यास को। आपका इंतज़ार था, इंतज़ार अब खत्म हो गया है, सभी साथी क्लास से जुड़ जाएंगे। हम इस क्लास में क्या क्या देखेंगे, तो मेला आंचल सबसे पहले लेखक का परिचय देखेंगे। लेखक का परिचय देखने के बाद पात्र परिचय देखेंगे, संपूर्ण कथा वस्तु देखेंगे और सभी उपन्यास यानी मेला आंचल के जो उपन्यासकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी का जितने भी उपन्यास हैं सभी पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो क्लास है मेला आंचल उपन्यास के लिए विशेष क्लास है। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ देखिए मेला आंचल उपन्यास, तो इसका जो रचना काल है कितना है, तो 1954 ईस्वी। मेला आंचल उपन्यास का रचना काल 1954 ईस्वी। प्रकाशक कौन है? राजकमल प्रकाशन दिल्ली। राजकमल प्रकाशन दिल्ली। एक एक तथ्य को समझते जाएंगे तो प्रकाशक है राजकमल प्रकाशन दिल्ली और इसके रचनाकार कौन है, तो फणीश्वर नाथ रेणु। तो तीन चीज समझ गए। मेला आंचल का रचना काल 1954, प्रकाशक राजकमल प्रकाशन दिल्ली और रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु। यहाँ देखिए फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म और मृत्यु हम लेकर आए हैं। बाकी इनका एक स्पेशल वीडियो इनका जीवन से संबंधित जीवन परिचय लेकर आएंगे। वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाती जिसके कारण हम सिर्फ इनका जन्म और मृत्यु लेकर आए हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी पूर्णिया बिहार में हुआ था और इनका मृत्यु 11 अप्रैल 1977 पटना बिहार में ही हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। हम मेला आंचल उपन्यास आज के क्लास के लिए विशेष क्लास है। तो मेला आंचल उपन्यास में पहला तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य है, यह हिंदी साहित्य का पहला आंचलिक उपन्यास है। यानी मेला आंचल उपन्यास हिंदी साहित्य का पहला आंचलिक उपन्यास है। परीक्षा में प्रश्न बनते हैं कि हिंदी साहित्य का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है, तो याद रखना मेला आंचल। मेला आंचल सर्वप्रथम समता प्रकाशन पटना से 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, परंतु राजकमल प्रकाशन द्वारा मेला आंचल की सभी प्रतियां खरीदकर 1954 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। यानी समझे, यानी मेला आंचल का इसके पहले प्रकाशन हुआ था। मेला आंचल का इसके पहले प्रकाशन हुआ था समता प्रकाशन पटना से, लेकिन इसकी सभी प्रतियों को कौन खरीद लिया, तो इसकी सभी प्रतियों को राजकमल प्रकाशन दिल्ली द्वारा इसकी सभी प्रतियों को खरीदकर पुनः 1954 में प्रकाशित किया गया। तो प्रश्न बनते हैं कि मेला आंचल का प्रकाशक कौन है, तो याद रखना राजकमल प्रकाशन दिल्ली। अब आगे बढ़ते हैं। मेला आंचल उपन्यास की कथा, इसकी जो कथा है बिहार के पूर्णिया जिले के, बिहार के कौन सा जिला, तो पूर्णिया जिला के एक अंचल है, वह अंचल है मेरीगंज अंचल। यानी मेला आंचल उपन्यास की जो कथा है वह बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज अंचल का ये कथा है, उसी अंचल का कथा इसमें दिया हुआ है, इसीलिए इसे आंचलिक उपन्यास भी कहा गया है। एकक तथ्य महत्वपूर्ण है। अगला तथ्य क्या है, मेला आंचल की कथा 2 खंडों में विभक्त है। कितने खंडों में विभक्त है, तो 2 खंडों में विभक्त है। पहला है आज़ादी मिलने से पूर्व की कथा और दूसरा है आज़ादी मिलने की बाद की कथा। यानी याद रखना आज़ादी मिलने से पूर्व की कथा है और आज़ादी मिलने के बाद की कथा है। यानी मेला आंचल उपन्यास की जो कथा है 2 खंडों में है। प्रथम खंड में कितने परिच्छेद हैं, तो प्रथम खंड में 44 परिच्छेद हैं और दूसरे खंड में कितने हैं, तो 23 परिच्छेद हैं। टोटल कितने हो गए, 67 परिच्छेद। तो मेला आंचल में कुल कितने परिच्छेद हैं, तो 67 परिच्छेद है। उसकी भी चर्चा यहाँ कर लेते हैं। देखिए मेला आंचल उपन्यास के प्रथम खंड में 44 परिच्छेद और द्वितीय खंड में कितने हैं, तो द्वितीय खंड में
23 प्रकरण यानी परिच्छेद हैं। कुल मिलाकर कितने परिच्छेद या प्रकरण हैं? तो कुल मिलाकर 67। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि मेला आंचल में कुल कितने परिच्छेद या प्रकरण हैं? तो 67। मेला आंचल कितने खंडों में बटा हुआ है? तो 2। और मेला आंचल के प्रथम प्रकरण में या प्रथम परिच्छेद में कितने प्रथम खंड में कितने परिच्छेद हैं? तो 44 और द्वितीय खंड में 23। यहाँ प्रश्न इसको ध्यान रखना, प्रथम खंड में आज़ादी यानी भारत की आज़ादी मिलने की पूर्व की कथा है, मिलने से पहले की कथा, और दूसरा जो खंड है उसकी कथा आज़ादी मिलने की बाद की कथा है। ये भी महत्वपूर्ण है। अगला तथ्य क्या है मेला आंचल के विषय में? संपूर्ण मेला आंचल का निचोड़ है। जो भी साथी क्लास से नहीं जुड़े हैं आज ही जुड़ जाएं, क्योंकि क्लास से नहीं जुड़ने के बाद आप पछताइएगा, क्योंकि इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिल सकता। पूरा निचोड़ है और सरल तरीके से पूरा समझाया गया है। अब यहाँ देखिए, मेला आंचल की कथा का आरंभ बाहरा चेथरू के गिरफ्तार होने की खबर से होती है। ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। मेला आंचल की कथा का जो आरंभ होता है वह बाहरा चेथरू के गिरफ्तार होने की खबर से होती है। ये मेला आंचल उपन्यास पढ़िएगा तो उसी समय प्रारंभ होगा। बेहरा चेथरू को मिलिट्री वालों ने क्या किया? गिरफ्तार करके ले गए। ये खबर से मेला आंचल उपन्यास की कथा का आरंभ होता है। आगे है, अब रेणु जी मेला आंचल उपन्यास के बारे में क्या कह रहे हैं? रेणु जी कहती है, मेला आंचल मेरीगंज अंचल की मेली जिंदगी का वह दस्तावेज है जिसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है और कुरूपता भी। मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पंक्ति है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछ चुका है। जिसमें फूल भी है, धूल भी, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है और कुरूपता भी। मैं किसी दामन से दामन से बचकर, यहाँ बचकर होगा, बचाकर हो गया, ऐसी बचाकर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी दामन बचाकर नहीं निकल पाया। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है जो मेला आंचल से कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछता है। यह पंक्ति इसकी है तो रेणु जी की है। किस उपन्यास के विषय में? तो मेला आंचल उपन्यास के विषय में। आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है मेला आंचल से, रेणु जी को मेला आंचल उपन्यास पर कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो रेणु जी को मेला आंचल उपन्यास पर पद्मश्री पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, मेला आंचल की भाषा शैली कैसी है? तो याद रखिएगा, मेला आंचल की भाषा शैली आंचलिक भाषा है। आंचलिक भाषा किसे कहते हैं? जैसे किसी विशेष क्षेत्र के बारे में अगर उपन्यास लिखा जा रहा है, कथा लिखा जा रहा है, तो वहाँ के लोग किस प्रकार भाषा का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार बातें करते हैं एक दूसरे से, उस भाषा का प्रयोग इसमें अधिक मिलेगी। आगे देखिए, मेला आंचल उपन्यास का नायक कौन है? तो मेरीगंज है। मेरीगंज जिस जगह जहाँ की कथा है मेला आंचल उपन्यास में, जहाँ की कथा यानी मेरीगंज की कथा है, और मेरीगंज ही इस उपन्यास का नायक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा मित्रों, आंचलिक उपन्यास का नायक कोई व्यक्ति नहीं होता है। आंचलिक उपन्यास का नायक जिस स्थान पर का वर्णन है वही वहाँ का क्या होता है? नायक होता है। तो मेला आंचल का नायक वहाँ का जो कथा का, जहाँ की कथा है मेरीगंज की कथा है, तो खुद मेरीगंज अंचल ही मेला आंचल उपन्यास का नायक है। इसे याद रखना, आंचलिक उपन्यास में कोई नायक या नायिका नहीं होती, वो अंचल विशेष होता है। जिस क्षेत्र के बारे में उपन्यास है वही क्षेत्र वहाँ का क्या होगा? नायक होगा। आगे बढ़ते हैं। मेरीगंज का नामकरण, मेरीगंज का नामकरण नील के व्यापारी W.G. मार्टिन ने अपनी पत्नी मेरी के नाम पर किया था। याद रखिएगा, मेरीगंज जो अंचल नाम दिया गया था, ये किनके द्वारा नाम दिया गया था? तो याद रखिएगा, नील के व्यापारी W.G. मार्टिन द्वारा। वो अपनी पत्नी मेरी के नाम पर इस जगह का नाम दिए मेरीगंज। तो कह सकते हैं कि W.G. मार्टिन अपनी पत्नी से बहुत ही अधिक प्रेम करते थे, तो अपनी पत्नी के नाम पर इस जगह का नाम क्या दिए? तो मेरी के नाम से रखे और इसका नाम पड़ा मेरीगंज। आगे बढ़ते हैं। अब अगली महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? मेरीगंज अंचल में 3 प्रमुख दल थे। कितने दल थे? 3 प्रमुख दल। कौन कौन से? तो कायस्थ टोली, राजपूत टोली और यादव टोली। याद रखिएगा, मेरीगंज अंचल में और भी दल थे और भी टोली थे, परंतु प्रमुख दल जो बात होता है तो ये कायस्थ टोली, राजपूत टोली और यादव टोली। कायस्थ टोली का मालिक कौन था? मुखिया कौन था? तो विश्वनाथ प्रसाद मलिक। राजपूत टोली का मुखिया कौन था?
तो राजपूत टोली का मुखिया ठाकुर राम कृपाल सिंह, और यादव टोली का मुखिया कौन था? तो यादव टोली का मुखिया खेलावन यादव था। तो याद रखिएगा, मेरीगंज अंचल में 3 प्रमुख दल थे, कौन कौन? कायस्थ टोली, राजपूत टोली और यादव टोली। कायस्थ टोली का मुखिया विश्वनाथ प्रसाद मलिक, राजपूत टोली का मुखिया ठाकुर राम कृपाल सिंह और यादव टोली का मुखिया खेलावन यादव। आगे बढ़ते हैं। अब मेरीगंज अंचल में 3 राजनीतिक दल भी थे, यानी 3 प्रमुख राजनीतिक दल थे। कौन कौन से? तो कांग्रेस पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये 3 पार्टी प्रमुख थे। कहीं कहीं कम्युनिस्ट पार्टी का भी बात हुआ है, परंतु नाम मात्र है। लेकिन मेरीगंज अंचल में 3 प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन थे? कांग्रेस पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। याद रखिएगा, सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बन रहे थे सभी तथ्यों को लेकर आए हैं। अभी तो ये महत्वपूर्ण तथ्य चल रहे हैं, इसके बाद हम मेला आंचल के जितने भी पात्र हैं सभी का परिचय देखेंगे। उसके बाद एक एक परिच्छेद, एक एक प्रकरण का क्या करेंगे, हम व्याख्या देखेंगे। महत्वपूर्ण बातें सभी प्रकरण में क्या क्या हुआ सभी का चर्चा करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है यह वीडियो क्लास। इसके अलावा अंत में लेखक का परिचय भी देखेंगे, उनका जितना भी उनका रचना है, और जितने भी विद्वान हैं जो मेला आंचल उपन्यास पर अपनी अपनी बातें रखे, अपनी अपनी टिप्पणियाँ दी हैं, सभी पर चर्चा करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है यह क्लास आपके लिए। अब आगे अगला महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? मेरीगंज में एक अन्य टोला भी है, संथालों का टोला भी एक है, जो क्या है, मेरीगंज में है ना। अब आगे देखिए, मेला आंचल उपन्यास में 8 साल से एक ही धोती, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देगा, मेला आंचल उपन्यास में 8 साल से एक ही धोती पहनने वाला पात्र वो कौन है? तो हरखू तेली ऐसा पात्र मेला आंचल में आया है इस उपन्यास में जो 8 साल से एक ही धोती पहन रहा है। बाप रे, कैसा आदमी है, 8 साल से एक ही धोती पहन रहा। हो सकता है यहाँ 2 बातें हो सकती, या तो उसकी गरीबी होगी, या तो फिर वह धोती उसको बहुत ज़्यादा रास आ गया होगा, पसंद आ गया होगा, नहीं इस धोती के अलावा हम दूसरा धोती पहनेंगे ही नहीं। तो मेला आंचल उपन्यास में हरखू तेली ऐसा है जो 8 साल से एक ही धोती पहनने वाला पात्र है। आगे बढ़ते हैं। मेला आंचल उपन्यास में डॉक्टर की भूमिका में कौन है? तो डॉक्टर प्रशांत। याद रखिएगा, मेला आंचल उपन्यास में डॉक्टर की भूमिका में कौन सा पात्र है? तो डॉक्टर प्रशांत है, जो मेरीगंज आया है मलेरिया का इलाज करने के लिए। आगे चर्चा करते हैं। मेला आंचल उपन्यास में चित्रित जितने भी प्रमुख स्थान है सभी का चर्चा करेंगे। पहला स्थान है परसाहा मठ, जहाँ पर लक्ष्मी बचपन में अपने पिता के कंधे से बैठकर जाया करती थी। यानी परसाहा मठ लक्ष्मी के बचपन से जुड़ा हुआ मठ है। लक्ष्मी, आप अगर मेला आंचल उपन्यास पढ़ेंगे तो आप जान ही रहे होंगे, फिर भी बता दे रहे, लक्ष्मी जो है वो मेला आंचल उपन्यास में एक प्रमुख पात्र के रूप में है। उसके अलावा आगे है बसुमतिया मठ। बसुमतिया मठ के बाद है कबीर मठ। कबीर मठ में कौन कौन रहते हैं? तो महंत सेवादास से संबंधित है, रामदास और लक्ष्मी, ये दोनों उनके क्या है, सेवक और सेविका हैं। भंडारी और राम प्यारी, ये सभी का संबंध किससे है? तो कबीर मठ से है। जब महंत सेवादास की मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद महंत सेवादास की मृत्यु होने के बाद रामदास किसे दासी बना के रखता है कबीर मठ में? तो राम प्यारी को। चेथरिया पीर, चेथरिया पीर किससे संबंधित है? याद रखिएगा, बावन दास जो एक सच्चा कांग्रेसी है, सच्चा देशभक्त है, गांधी जी का परम भक्त है। तो बावन दास से जुड़ा हुआ चेथरिया पीर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब मेरीगंज अंचल की प्रमुख टोलियों के बारे में चर्चा, कितने प्रमुख टोलियां सब पर चर्चा करेंगे। पहला टोलिया में पहला है कायस्थ टोला। पहला क्या है? कायस्थ टोला। इस टोला का तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद मलिक है। इस टोला का मुखिया जो वो कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मलिक है। विश्वनाथ, उसकी पत्नी और उसकी पुत्री कमली सभी कायस्थ टोला में ही रहते हैं। इसके अलावा सुमृत दास जो है वो विश्वनाथ प्रसाद का कारकुन है, उसका चपरासी है, वह भी कायस्थ टोला में ही रहता है। और इस टोला को क्या नाम दिया गया? इस टोला का एक और नाम दिया गया है मालिक टोला, यानी कायस्थ टोला को ही मालिक टोला भी कहते हैं। अगला टोला है राजपूत टोला। कौन सा है? राजपूत टोला। इस टोला का मुखिया कौन है? तो राम कृपाल सिंह है।
राजपूत टोला के मुखिया कौन है? राम कृपाल सिंह है। इस टोला को एक और नाम दिया गया है, सिपहिया टोला। इस टोला को सिपहिया टोला भी कहा जाता है। अब इस टोला में कौन कौन प्रमुख लोग रहते हैं? तो शिवशंकर, हरगोरी सिंह और उसकी माँ इसी टोला में रहते हैं। शिवशंकर, हरगोरी सिंह और उसकी माँ इसी टोला में रहते हैं। किस टोला में? तो राजपूत टोला में। अब अगली टोली है यादव टोली। कौन सी? तो यादव टोली। इस टोला का मुखिया कौन है? तो इस टोली का मुखिया, यहाँ टोला टोली हो जा रहा है, तो दोनों समझिए, कहीं पर टोली दिया हुआ है उपन्यास में, कहीं पर टोला दिया हुआ है, तो समझ लीजिएगा। अब इस टोला का मुखिया कौन है? खिलावन यादव है। कौन है? खिलावन यादव। यादव टोली का मुखिया खिलावन यादव। बालदेव और कालीचरण, याद रखिएगा, ये बालदेव और कालीचरण मेला आंचल उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। वह भी इसी टोला में रहते हैं। खिलावन सिंह यादव को लोग नया मातवार कहते हैं। याद रखिएगा, खिलावन सिंह यादव को लोग क्या कहते हैं? नया मातवर। नया मातवर किसे कहा जाता है मेला आंचल उपन्यास में? तो खिलावन सिंह यादव को। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ब्राह्मण टोला के बारे में देखते हैं। तो ब्राह्मण टोला में कौन कौन लोग रहते हैं? तो जोतकी काका, यानी जिसको ज्योतिषी जी कहते हैं, जो अंधविश्वास पर भरोसा करते हैं, और सहदेव मिसिर इसी टोला के प्रमुख पात्र हैं। यानी ब्राह्मण टोला के प्रमुख पात्र कौन कौन है? तो जोतकी और सहदेव मिसिर। जोतकी का पुत्र राम नारायण भी इसी टोला में रहता है। अब जोतकी का पुत्र है वो कहाँ रहेगा? अपना ही घर में रहेगा। अब अगली टोली है, देखिए यहाँ तंत्रिमा टोली है। तंत्रिमा टोली, इस टोली के बारे में क्या है? तो आर्थिक रूप से यह जर्जर है और नैतिक रूप से भ्रष्ट टोली। यानी ऐसा टोली है जो आर्थिक रूप से जर्जर, मतलब यहाँ एकदम समझिए कि जर्जर, आर्थिक संबंध समझ लीजिए कि ये गरीबी पर आ गया। यानी आर्थिक रूप से जर्जर का मतलब हो गया कि यहाँ के लोग बहुत ही गरीब हैं, यानी यहाँ के लोग बिल्कुल निर्धन है। और नैतिक रूप से भ्रष्ट टोली भी है, यानी नैतिक रूप से भ्रष्ट टोली, क्योंकि इस टोली में निम्न वर्ग के लोग रहते हैं। कैसे लोग रहते हैं? निम्न वर्ग के लोग रहते हैं। और भ्रष्ट टोली होने का कारण ये है क्योंकि यहाँ के अधिकांश स्त्रियाँ और लड़कियाँ क्या हैं? अन्य पुरुषों से अवैध संबंध बनाए हुए हैं। यही कारण है कि इस टोली को नैतिक रूप से भ्रष्ट टोली भी कहा गया है। गरीब लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग रहते हैं, बिल्कुल गरीब हैं, लेकिन नैतिक रूप से क्या है? भ्रष्ट टोली भी इसे कहा गया क्योंकि यहाँ की स्त्रियों और लड़कियों का संबंध अन्य पुरुषों से हमेशा अवैध संबंध रहा है। अब देखिए, इस टोली के जब प्रमुख पात्र में है फुलिया, राम प्यारी, फुलिया की माँ, चिचाई की माँ, रमजू की माँ इत्यादि इसी टोली में रहते हैं। सभी निम्न वर्ग के क्या हैं? सभी निम्न वर्ग के पात्र हैं और सभी एक प्रकार से नैतिक रूप से भ्रष्ट हैं। अन्य पुरुषों से सभी का कहीं न कहीं अवैध संबंध है। अगला टोली है संथाल टोली। इस टोली में कौन कौन लोग रहते हैं? तो चुनका मांझी, बिरसा मांझी, मंगल मांझी सभी संथाल टोली में रहते हैं। और हरगोरी का जो हत्यारा है, क्योंकि उपन्यास में हरगोरी की हत्या हो जाती है, तो हरगोरी का हत्यारा कौन है? जगारी। जगारी भी संथाल टोली में ही रहता है, जो हरगोरी का हत्यारा है, हरगोरी को मार डाला था। अब आगे देखिए, मेरीगंज अंचल में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कितनी है? तो 10। कितनी है? तो मेरीगंज अंचल में पढ़े लिखो जितने भी लोग हैं उनकी संख्या 10 है। अब यहाँ के प्रमुख फसल क्या है? तो मेरीगंज अंचल का प्रमुख फसल है खेसारी, धान और पाट। खेसारी, धान और पाट मेरीगंज अंचल का प्रमुख फसल है। अभी हम देखें मेरीगंज में जितने भी प्रमुख स्थान थे, इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उस पर चर्चा किए। अब हम आगे बढ़ते हैं, मेला आंचल उपन्यास के पात्र परिचय की चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं डॉक्टर प्रशांत की। तो डॉक्टर प्रशांत मेरीगंज अंचल में रहकर मलेरिया और काला बाजार पर रिसर्च करता है। डॉक्टर प्रशांत क्या करता है? मेरीगंज अंचल में रहकर मलेरिया और काला बाजार का रिसर्च करता है। डॉक्टर प्रशांत का संबंध उपाध्याय परिवार से है। किससे है? उपाध्याय परिवार से है। मेरीगंज में रहकर वहाँ के लोगों का इलाज करता है। डॉक्टर प्रशांत क्या करता है? मेरीगंज में रहकर वहाँ के लोगों का इलाज करता है। और मेरीगंज में जो अस्पताल खुला था उसका डॉक्टर कौन था? तो डॉक्टर प्रशांत ही था। अब देख, कमली का प्रेमी है और अंत में उसका पति बनता है। और किसका प्रेमी है?
कमली का प्रेमी और अंत में उपन्यास के अंत में कमली का पति भी बनता है। उसके कुछ प्रमुख कथन हैं जो परीक्षा में कई बार आते हैं, तो देख लेते हैं। तो डॉक्टर प्रशांत कहें एक जगह, घोर गरीबी और जहालात के रोग ये दो कीटाणु कौन कौन है, तो पूंजीपति और जमींदार हैं। यानी डॉक्टर प्रशांत को लगता है घोर गरीबी और जहालात ये रोग के दो कीटाणु कौन हैं, तो ये रोग के दो कीटाणु हैं पूंजीपति लोग और जमींदार लोग। आगे एक और उनका कथन कहते हैं, दरार पड़ी दीवार यह गिरेगी, इसे गिरने दो, यह समाज में कब तक टिका रह सकेगा। यह एक प्रकार से कह सकते हैं कि पूंजीपतियों या जमींदार पर कटाक्ष करते हुए बोले हैं, दरार पड़ी दीवार यह गिरेगी, इसे गिरने दो, यह समाज में कब तक टिका रहेगा। आगे देखिए, इनसे जुड़े हुए जितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं, छोटन बाबू की रिपोर्ट पर डॉक्टर प्रशांत की गिरफ्तारी होती है। यानी डॉक्टर प्रशांत गिरफ्तार जब किए जाते हैं किसकी रिपोर्ट पर, तो छोटन बाबू के रिपोर्ट पर। छोटन बाबू कैसा रिपोर्ट दिया था, तो गलत रिपोर्ट दिया था, रिपोर्ट सही नहीं दिया था, तो छोटन बाबू के झूठी रिपोर्ट पर डॉक्टर प्रशांत को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल भी चले जाते हैं। होली के पर्व पर याद रखिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य जो है सब ले लिए। होली के पर्व पर चंदा के रूप में डॉक्टर प्रशांत कितना देता है, तो चंदा के रूप में डॉक्टर प्रशांत 10 रुपये देता है। प्रशांत रेणु के सोशलिस्ट विचारों का प्रतीक है, और डॉक्टर प्रशांत रेणु के यानी रेणु जी उपन्यासकार रेणु के सोशलिस्ट विचारों का क्या है, प्रतीक है। अगला पात्र है तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद। ये क्या है, तो कायस्थ टोली के मुखिया हैं जो हम चर्चा कर चुके हैं। मेरीगंज का सबसे गण्यमान्य व्यक्ति और सबसे बड़ा तहसीलदार भी हैं। क्यों सबसे बड़ा तहसीलदार है, तो इसका कारण ये भी है क्योंकि गांव में 1000 बीघा ज़मीन का मालिक, यानी ये गांव में है 1000 बीघा ज़मीन के क्या है, मालिक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकारी कानून से बचने के लिए कांग्रेस पार्टी में 400 रुपये का सदस्य बनते हैं। यानी जब भारत स्वतंत्र हो जाता है, यानी ये मेला आंचल का दूसरा भाग है, उसमें जब भारत स्वतंत्र हो जाता है तो सरकारी कानून से बचने के लिए क्या करते हैं, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं, वो भी 400 रुपये का सदस्य बनते हैं। आगे पोलिया टोली, धानुक टोली और कुर्मी टोली, कौन कौन, पोलिया टोली, धानुक टोली और कुर्मी टोली, इन तीनों टोलियों पर इनका अधिकार है। इनका तो तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद मलिक का। आगे उपन्यास के अंत में इनका हृदय परिवर्तन होता है और गांव के लोगों को 5 बीघों की दर से ज़मीन क्या करते हैं, लौटा देते हैं। यानी तहसीलदार विश्वनाथ प्रसिद्ध का उपन्यास के अंत में इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और लोगों को गांव के प्रत्येक घर को 5 बीघा ज़मीन क्या करते हैं, लौटा देते हैं। और कमली के क्या है, ये पिता है, कमली के पिता हैं और कह सकते हैं प्रशांत जो है कमली का प्रेमी है और अंत में क्या बनता है, कमली का पति बनता है। अगला पात्र है कालीचरण। मेरीगंज अंचल में युवा वर्ग का प्रतिनिधि पात्र। कालीचरण जो है वो मेरीगंज अंचल में युवा वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है, अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला पात्र है। यानी कालीचरण जो है वो अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला पात्र है। मेरीगंज कालीचरण का ननिहाल है, और मेरीगंज क्या है, तो कालीचरण का ननिहाल है और सोशलिस्ट पार्टी का प्रमुख युवा नेता है। कालीचरण जो है वो सोशलिस्ट पार्टी का प्रमुख युवा नेता है। लाल झंडा याद रखिएगा, लाल झंडा और सोशलिस्ट पार्टी को औरत की तरह प्यार करने वाला, यानी कालीचरण जो है वो लाल झंडा किस पार्टी का झंडा है, तो सोशलिस्ट पार्टी का झंडा है। तो लाल झंडा और सोशलिस्ट पार्टी को औरत की तरफ प्यार करने वाला पात्र कौन है, तो कालीचरण है। कालीचरण का राजनीतिक गुरु कौन है, तो कालीचरण का राजनीतिक गुरु बालदेव है। याद रखिए बालदेव जो क्या है, वो भी मेला आंचल उपन्यास के प्रमुख पात्र के रूप में है। तो कालीचरण का राजनीतिक गुरु बालदेव। मेरीगंज में उसका अखाड़ा और कीर्तन युवकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। याद रखिएगा कालीचरण का मेरीगंज अंचल में उनका अखाड़ा चलता है और कीर्तन चलता है, जो युवकों के लिए क्या है, यानी युवाओं के लिए आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। वह औरत से 5 हाथ दूर ही खड़ा रहता है।
यानी कालीचरण के बारे में जो अखाड़े में लड़ते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, उनको कहा गया है औरत से हमेशा 5 हाथ दूर ही खड़ा रहना। तो कालीचरण हमेशा औरत से 5 हाथ दूर ही खड़ा रहता है। मेरीगंज मठ के महंती प्रसंग में लक्ष्मी को न्याय दिलाता है। जब मेरीगंज अंचल में जब महंत सेवादास की मृत्यु हो जाती है तो रामदास को महंती मिलनी चाहिए, परंतु मेरी और भी पात्र हैं जो मेरीगंज को हथियाना चाहते हैं और लक्ष्मी को भी हथियाना चाहते हैं, परंतु लक्ष्मी न्याय के लिए गुहार लगाती है तो साथ देने वाला मात्र एक है कालीचरण। और कालीचरण क्या करता है, उसे महंती प्रसंग में लक्ष्मी को न्याय दिलाता है और रामदास को मेरीगंज का जो मठ है उसका महंत का पदवी दिलाता है। आगे है, असीम शारीरिक बल होने के कारण आहिर टोला का नेता है। यानी इसके अंदर इतना शारीरिक बल है जिसके कारण इसे आहिर टोला का नेता माना गया है। इसकी पार्टी जो सोशलिस्ट पार्टी है उसमें कितने समय सेवक हैं ये भी महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा कालीचरण का सोशलिस्ट पार्टी में 60 समय सेवक हैं। और याद रखिएगा मंगला का प्रेमी है। किससे प्रेम करता है, तो मंगला से प्रेम करता है। अगला पात्र है बावन दास, एक सच्चा कांग्रेसी गांधी भक्त जिसकी चर्चा ऊपर हम कर चुके थे। 1.5 हाथ की ऊंचाई, जन्मजात साधु स्वभाव। इसकी ऊंचाई कितनी, मात्र 1.5 हाथ, यानी नाटा आदमी है, 1.5 हाथ की मात्र ऊंचाई है और जन्मजात कैसा, साधु स्वभाव का है। बावन दास को गांधी का लघु संस्करण कहा जाता है। और बावन दास को गांधी का क्या कहा जाता है, लघु संस्करण कहा जाता है। 1937 में चुनावी दौर में वह कांग्रेस की सभा में व्याख्यान देते हैं और नेहरू जी उनका माइक ठीक करते हैं। याद रखिएगा 1937 के चुनावी दौर में वह कांग्रेसी सभा में अपना व्याख्यान देते हैं, अपना भाषण देते हैं और उस समय नेहरू जी जो कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, नेहरू जी उनका माइक को क्या करते हैं, ठीक करते हैं। तो कह सकते हैं बावन दास 1.5 हाथ की ऊंचाई वाला आदमी बहुत ही एक सच्चा कांग्रेसी था। आगे देखिए, आज़ादी मिलने के बाद क्या होता है, दुलारचंद कापरा एक व्यापारी है जो पुलिस वगैरह के से मिली भगत रहता है। वो क्या करता है, अपनी बैलगाड़ियों द्वारा क्या करता है, तो बावन दास को कुचल देता है। अब इसका बावन दास द्वारा एक गीत गाया गया है, गीत को देख लेते हैं। एक राम नाम का धन साचा, जग में कछु ना बाँचा हो। ये किसके द्वारा गाया गया है, तो मेला आंचल उपन्यास में बावन दास द्वारा गाया गया गीत है। वो अक्सर कांग्रेसी सभा में यह गीत गाया करते थे बावन दास। एक राम नाम का धन साचा, जग में कछु ना बाँचा हो। आगे देखिए बावन दास के बारे में रेणु जी क्या कहती हैं उपन्यासकार। तो रेणु जी कहते हैं, कहती है बोला गया, क्योंकि रेणु नाम से, क्योंकि रेणु तो लड़की का नाम होता है, तो रेणु यहाँ जो है वो लड़की नहीं, रेणु एक कवित्री नहीं, कवि है। और कह सकते हैं कवि के अलावे लेखिका नहीं, लेखक है। क्या है, तो रेणु जी एक लेखक है। तो रेणु जी जो है वो क्या कहते हैं, बावन ने तो आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को इंसानियत की बस 2 ही डग में नाप लिया। यानी रेणु जी कहते हैं बावन दास ने तो आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को इंसानियत की बस 2 ही डग में क्या किया, नाप लिया। ये कौन कहते, तो रेणु जी। अगले पात्र है बालदेव गोप। बालदेव गोप के बारे में देखते हैं। चननपट्टी का निवासी है। बालदेव गोप कहाँ का रहने वाला है, चननपट्टी का रहने वाला है, परंतु इसका कर्म भूमि कहाँ है, तो मेरीगंज में है। यानी रहता कहाँ है, मेरीगंज में। कांग्रेसी कार्यकर्ता है, गांधी जी का ये भी भक्त है, अहिंसा का क्या है, पुजारी है। अहिंसा का पुजारी। अब गांधी जी का भक्त है तो अहिंसा का तो पुजारी होगा ही। नमस्कार की जगह वो क्या बोलता है सभी को, तो नमस्कार नमस्ते की जगह जय हिंद बोलता है, जिससे बोलता है जय हिंद। यानी हर जगह जय हिंद चर्चा है, नमस्कार नमस्ते की जगह पर हमेशा जय हिंद बोलता है। उपन्यास के अंत में लक्ष्मी से दाम्पत्य सूत्र में बनता है। यानी उपन्यास के अंत में लक्ष्मी के साथ अपना गृहस्थी बसाता है। कौन, तो बालदेव गोप। अगला पात्र है सुमृत दास, तहसीलदार। यहाँ तहसीलदार होगा, स हो गया है, तहसील ये इसको नहीं पढ़ेंगे, तहसीलदार होगा। तो तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद मल्लिक का चपरासी है, उसका कारकुन है। मेला आंचल उपन्यास का क्या है, नारद है।
तो इसे मेला आंचल उपन्यास का नारद क्यों कहा गया? क्योंकि ये सभी का खबर रखता है, कहाँ पर क्या हो रहा है सबका खबर रखने वाला है, इसलिए इसे मेला आंचल उपन्यास का नारद कहा गया है। जिस प्रकार थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है। गोदान उपन्यास में आपको पता है ना नारद कौन थे? तो गोदान उपन्यास में नारद जो थे वे दाता दिन थे ना। हाँ, दाता दिन गोदान उपन्यास में नारद कहलाए। और मेला आंचल उपन्यास में नारद की भूमिका में कौन है? तो सुमृत दास। वो क्या करता है? सभी का खबर रखता है। अगला पात्र है ज्योतकी काका। गांव का ढोंगी ज्योतिषी है, अंधविश्वासी, अंधविश्वास करता है। वह डॉक्टर प्रशांत को क्या कहता है? याद रखिएगा, डॉक्टर प्रशांत को ज्योतकी काका जर्मनी का जासूस कहता है। इनकी पत्नियों में एक पत्नी जिंदा है और इसका एक पुत्र है राम नारायण। क्या है? राम नारायण, जो अपने आप को नाम लरेन कहता है। नाम लरेन कह के कहता है मेरा, यानी उसका उसे लोग क्या कहते हैं? तो नाम लरेन कहते हैं। उपन्यास में आप पढ़िएगा, उसमें राम नारायण जरूर नाम है, परंतु उसे लोग नाम लरेन कहते हैं। अब ज्योतकी काका कौन है? यहाँ पर याद रखिए, ज्योतकी काका एक प्रकार से कह सकते हैं कि गोदान उपन्यास में माता दिन और दाता दिन जिस प्रकार है, उसी प्रकार मेला आंचल उपन्यास में ज्योतकी काका एक प्रकार से दाता दिन है और राम नारायण क्या उसका पुत्र माता दिन है। इसका एक संवाद बहुत ही प्रसिद्ध है। गांव में चील कौवे उड़ेंगे। गांव में क्या उड़ेंगे? तो चील कौवे उड़ेंगे। गांव पर बुरे ग्रहों का फेर है। इस प्रकार यह अंधविश्वास फैलाकर लोगों को डराने का काम करता था ज्योतकी काका। अगला पात्र है महंत सेवादास। मेरीगंज मठ का ज्ञानी साधु। लक्ष्मी को क्या करता है? दासीन बनाकर रखता है। लक्ष्मी का शोषण भी करता है। और गांव में अस्पताल खुलने पर क्या करता है? भंडारा देता है। ये चार महत्वपूर्ण तथ्य इससे जुड़े हुए हैं। क्या क्या? तो मेरीगंज मठ का प्रमुख ज्ञानी है, मेरीगंज मठ का महंत है, ज्ञानी साधु है, लक्ष्मी को दासीन बनाकर रखता है, उसका शोषण भी करता है, और गांव में जब अस्पताल खुलने की बात होती है तो अपने मठ में भंडारा, पूरे गांव को भंडारा देता है। महंत सेवादास कौन है? तो महंत रामदास कौन है? तो महंत रामदास महंत सेवादास का चेला है। और याद रखिएगा, महंत रामदास खंजड़ी बजाने में क्या है? बेजोड़ है, यानी खंजड़ी बहुत अच्छी तरीके से बजा लेता है खंजड़ी। आगे लक्ष्मी भी किसकी दासीन है? तो अभी चर्चा किए सेवादास की। अनाथ दीनहीन लक्ष्मी मेला आंचल का बेसहारा पात्र है। अनाथ दीनहीन लक्ष्मी क्या है? मेला आंचल का बेसहारा पात्र है, क्योंकि उसके माता पिता बचपन ही में ही इस संसार को छोड़ गए थे, और महंत सेवादास उसे पुत्री की तरह पालने पोसने के लेकर आया था अपने मठ पर, परंतु उसे अपना दासीन बना लिया और उसका शोषण भी किया। महंत रामदास और सेवादास की काम प्यासा का शिकार, यानी लक्ष्मी जो है महंत रामदास और सेवादास दोनों की काम प्यासा का शिकार हो जाती है। उपन्यास के अंत में वो किससे गृहस्थी बसाती है? तो उपन्यास के अंत में वो बालदे गोप से गृहस्थी बसाती है। कौन? तो लक्ष्मी को लक्ष्मी कोठारिन भी कहा गया है। अगला पात्र है कमली कौन है? तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की एकमात्र पुत्री, एकमात्र संतान और डॉक्टर प्रशांत की प्रेमिका। और विवाह से पहले गर्भवती बनती है, यानी विवाह से पहले वो गर्भवती होती है। और किससे? तो डॉक्टर प्रशांत के द्वारा वो गर्भवती हो जाती है विवाह से पहले ही। ममता कौन है? तो डॉक्टर प्रशांत की सलाहकर्ता। अब मेला आंचल उपन्यास के अन्य पात्र कौन कौन है? तो राम पियरिया, मंगला देवी, फुलिया, रमजू की माँ, फुलिया की माँ, कुसमी, सोबिया, आभा रानी, गणेश की नानी, चिचाई की माँ, मार्टिन, राम खेलावन यादव, राम कृपाल सिंह, छोटन बाबू, प्यारू, हरगोरी, सहदेव मिसिर, खलासी, हीरू, ये सभी क्या है? तो मेला आंचल उपन्यास के अन्य प्रमुख पात्र है। इसमें बहुत सारे पात्र आए, परंतु अन्य में प्रमुख पात्र यही सब है। अब अगले महत्वपूर्ण तथ्य में चलते हैं। मेला आंचल उपन्यास में जो प्रमुख पात्र है उनको क्या क्या कहा गया है उसे भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर प्रशांत को, तो डॉक्टर प्रशांत को सबसे पहले कमली क्या कहती है? जिन कहती है। क्या कहती है? कमली जिन कहती है। ज्योतकी का क्या बोलते हैं? तो डॉक्टर प्रशांत को जर्मनी का जासूस कहते हैं। लक्ष्मी क्या कहती है? लक्ष्मी कहती है
माटी का महादेव। लक्ष्मी क्या कहती है? माटी का महादेव। उसके बाद बालदे। बालदे को लोगों द्वारा क्या कहा जाता है? टुरुआ कहा जाता है, क्योंकि इसके पिताजी का मृत्यु हो गया था बचपन में ही, इसे लोग टुरुआ कहकर चिढ़ाते थे। तहसीलदार, तहसील यहाँ दार होगा, बार बार यहाँ मिस्टेक हो गया। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद मलिक। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसिद्ध। बालदे को क्या कहते हैं? बम भोलानाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? बम भोलानाथ। और लक्ष्मी क्या कहती है? गर्भ दास कहती है। बालदे को गर्भ दास कहती है। अब तहसीलदार को लोग क्या कहते हैं? एक नंबर का मक्खी चूस। तहसीलदार को वहाँ के लोग, मेरीगंज अंचल के लोग क्या कहते हैं? एक नंबर का मक्खी चूस। अब कालीचरण को लोग क्या कहते हैं? तो कालीचरण को लोग, डॉक्टर प्रशांत सबसे पहले क्या कहता है? डॉक्टर प्रशांत मस्त नौजवान कहता है। और लक्ष्मी देवता कहती है। लक्ष्मी देवता क्यों कहती है? क्योंकि लक्ष्मी का जो मठ है उसको बचाने वाला कौन था? तो कालीचरण ही था। अब प्यारू। प्यारू को डॉक्टर प्रशांत देवदूत कहता है। और कमली क्या कहती है? गो आदमी कहती है। कमली क्या कहती है? प्यारू को गो आदमी कहती है। प्यारू कौन है? तो डॉक्टर प्रशांत का एक प्रकार से नौकर है। और डॉक्टर प्रशांत उसे देवदूत कहता है क्योंकि उसका हर तरीके से डॉक्टर प्रशांत का वो सेवा करता है। और कमली कौन है? तो डॉक्टर प्रशांत की प्रेमिका है, अंत में पत्नी बनती है। तो कमली भी प्यारू को गो आदमी कहती है। अब हम चलते हैं कथासार में। कथासार प्रारंभ करते हैं। परिच्छेद 1 में चलते हैं। तो परिच्छेद 1 में क्या क्या हुआ है? मलेट्री द्वारा बहरा चेथरू का गिरफ्तार होने का खबर गांव में फैलना। एक एक पंक्ति को समझिएगा। मलेट्री द्वारा बहरा चेथरू का गिरफ्तार होने की खबर गांव में फैलना। तहसीलदार विश्वनाथ का भी मलेट्री द्वारा गिरफ्तार होने का खबर गांव में होना, यानी दोनों खबर एक साथ आता है। इसके अलावा परिच्छेद 1 में क्या क्या हुआ महत्वपूर्ण? तो तहसीलदार, यहाँ स बार बार आ गया, तहसीलदार पढ़िएगा। तहसीलदार द्वारा मलेट्री वालों को भेंट के लिए क्या क्या लेके जाना? 1 सेर घी, 5 सेर बासमती चावल और 1 खसी लेकर जाना। अब वहाँ जाने के बाद मलेट्री वालों से यह पता लगना कि गांव में मलेरिया सेंटर खुलने की बात का पता चलना। जब वहाँ सभी लोग जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि ये लोग हमें गिरफ्तार करने नहीं लाए हैं, लेकर आए हैं। ये लोग यहाँ पर मेरीगंज अंचल में क्या होने वाला है? तो मलेरिया सेंटर खुलने वाला है। उसी का खबर के लिए सभी को, गांव के प्रमुख व्यक्तियों को बुलाया जाता है। तो परिच्छेद 1 में यही हुआ है। अब परिच्छेद 2 में क्या हुआ है? मेरीगंज नाम जो है डब्ल्यू मार्टिन अपनी पत्नी मेरी के नाम पर करते हैं। मेरीगंज का जो नाम दिया हुआ है वो डब्ल्यू जी मार्टिन द्वारा दिया गया। वो अपनी पत्नी मेरी के नाम पर इस गांव का नाम मेरीगंज रखते हैं। मार्टिन की पत्नी का मलेरिया से निधन के पश्चात मार्टिन जी अपनी सारी जमीन गांव में डिस्पेंसरी खुलने में लगा दी। यानी मार्टिन की पत्नी का जब मलेरिया से निधन हो जाता है तो वो संकल्प लेते हैं इस गांव में मलेरिया का एक सेंटर खुलेगा। और वो अपने सारे ज़मीन को भी क्या करते हैं? उसके लिए लगा देते हैं। मार्टिन की नील की कोठी को अब लोग क्या कहते हैं? तो भूताहा जंगल कहते हैं। जहाँ पर मार्टिन का नील कोठी था जिसे अब लोग क्या कहते हैं? तो भूताहा, यानी भूताहा मतलब समझ रहे ना, जहाँ भूत लोग रहते हैं। तो भूताहा जंगल कहते हैं मार्टिन की नील कोठी। एक समय कोठी था परंतु अब क्या हो गया? तो अब भूताहा जंगल हो गया। इसमें और चर्चा क्या है? तो गांव में 3 प्रमुख दलों का पता चलता है। कौन कौन? कायस्थ, राजपूत और यादव। 3 प्रमुख दल, कायस्थ टोला, राजपूत टोला और यादव टोला। ये 3 प्रमुख गांव के 3 प्रमुख दल हैं। इसका भी चर्चा परिच्छेद 2 में ही होता है। फिर परिच्छेद 2 में और भी चर्चा होता है। मेरीगंज में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कितना है? 10। और यहाँ की प्रमुख फसल धान, पाट और खेसारी है। ये परिच्छेद 2 में इसकी चर्चा है। और परिच्छेद 3 में क्या क्या प्रमुख तथ्य आए हैं? तो गांव में मलेरिया का अस्पताल बनाने हेतु डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से मिस्त्री आते हैं। यानी गांव में मलेरिया का अस्पताल खुलने वाला जो परिच्छेद 1 में पता चलता है, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से मिस्त्री आते हैं। बलदेव द्वारा गांव के सभी टोलियों का मिस्त्रियों का हाथ बटाने हेतु सहायता मांगना। और बलदेव क्या करता है? गांव के सभी टोलियों में जाकर उन मिस्त्रियों को सहायता के लिए, हाथ बटाने के लिए क्या करता है? सहायता मांगता है। आगे इसी परिच्छेद 3 में बलदेव को शिवशंकर के पुत्र हरगोरी द्वारा अपमानित किया जाता है। अपमानित करना और कालीचरण का हरगोरी को मारने पर उतर जाना। यानी बलदेव
जब शिव शंकर के यहाँ जाते हैं तो हरगौरी सिंह उसका पुत्र है शिव शंकर का, वो उसे अपमानित करता है। जब ये बात कालीचरण को पता चलता है, क्योंकि कालीचरण क्या है, तो कालीचरण का राजनीतिक गुरु बालदेव ही है। जब यह बात कालीचरण को पता चलता है तो वह हरगौरी को मारने पर उतर जाता है। बालदेव का कालीचरण को बहादुर नौजवान कहते हुए जोश में होश न खोने की सलाह देना, क्योंकि वो तो उतावला हो जाता है, अब यार न पार छोड़ेंगे नहीं हरगौरी को। तो बालदेव फिर उसे क्या करता है, शांत करता है और बहादुर नौजवान भी कहता है, और ये भी कहता है होश में जोश में होश नहीं खोना चाहिए। परिच्छेद 4। परिच्छेद 4 में क्या चर्चा है? यह परिच्छेद महंत सेवादास और उसके सेवक रामदास और लक्ष्मी कोठारी से संबंधित है। आगे देखिए परिच्छेद 4 में और क्या हुआ है। गांव में अस्पताल खुलने पर मठ पर पूरे गांव को भंडारा देने की घोषणा होता है। इसके द्वारा तो महंत सेवादास के द्वारा। गांव के लोगों द्वारा विरोध होने पर भी भंडारे का सारा प्रबंध कौन करता है, तो बालदेव गोप करता है। भंडारे का सारा प्रबंध का जिम्मा बालदेव गोप को मिलता है, जबकि गांव के लोग इसका क्या करते हैं, विरोध भी करते हैं। पहली बार बालदेव का लक्ष्मी की आंखों में समा जाना, यानी पहली बार बालदेव लक्ष्मी की आंखों में समा जाता है, यानी उससे आकर्षित हो जाता है। परिच्छेद 5। परिच्छेद 5 में क्या हुआ है। रामू मोदी की दुकान पर हरगौरी द्वारा बलदेव का अपमान करने को लेकर पंचायत का बैठना। जोतकी द्वारा भविष्यवाणी, पंचायत बैठते हैं है ना, और जोतकी काका द्वारा भविष्यवाणी भी होता है, एक दिन गांव में गिद्ध कौवा उड़ेगा, लक्षण अच्छे नहीं है। ये क्यों कहते हैं, क्योंकि गांव में अस्पताल खुल गया था इसीलिए, और अस्पताल खुला था उसके लिए बालदेव गोप क्या कर रहा था, लोगों को सहायता मांग रहा था। उसी समय हरगौरी के घर जब जाता है तो हरगौरी उसका क्या करता है, अपमान करता है। तो अपमान करने के लेकर एक पंचायती बैठता है, वहाँ पर जोतकी काका भी होते हैं और वो भविष्यवाणी करते हैं। वो क्या भविष्यवाणी करते हैं, गांव में एक दिन गिद्ध कौवा उड़ेगा, लक्षण अच्छे नहीं है। राम कृपाल द्वारा बलदेव से गांव न छोड़ने का आग्रह करना। उस पंचायती में बात होती है, क्योंकि उस बालदेव गोप का अपमान होता है, तो राम कृपाल यादव जो है वो क्या करता है, वो बलदेव से आग्रह करता है गांव छोड़कर ना जाए। बालदेव पुनः लक्ष्मी कोठारिन को ओर आकर्षित होता है। इसी परिच्छेद में बालदेव फिर से लक्ष्मी कोठारिन को ओर आकर्षित होता है, और लोगों द्वारा बालदेव को क्या कहना, तो लोग वहाँ बालदेव को हीरा कहते हैं। क्या कहते हैं, हीरा कहते हैं। तो ये परिच्छेद 5 में हुआ है। परिच्छेद 6 में इसका PDF जिसे चाहिए वो आज ही भारतीय विजन क्लासेज पेड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करें। उसमें ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से जुड़े। वहाँ जुड़ने के बाद आपको खुद ही मालूम चल जाएगा कैसे पेड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करनी है। परिच्छेद 6 में क्या हुआ है। परिच्छेद 6 में बालदेव को अपना बचपन याद आता है। गाँव के लोग बालदेव को टुरवा कहते थे, ये भी बात उसे याद आता है। बचपन में वह अजोधी भगत का भेंस चराता था। किसका भेंस चराता था, तो अजोधी भगत का। कालीचरण द्वारा नौजवानों को बटोर कर जुलूस निकालना, ये सभी परिच्छेद 6 में प्रमुख तथ्य आए हैं। क्या क्या, तो बलदेव को अपना बचपन याद आना, गांव के लोग बलदेव को टुरवा कहते थे, ये भी उसे याद आता है। बचपन में वह किसका भेंस चराता था, तो बचपन में बालदेव अजोधी भगत का भेंस चराता था। कालीचरण द्वारा नौजवानों को बटोर कर जुलूस निकालने का भी जो प्रसंग है वो परिच्छेद 6 में ही हुआ है। अब परिच्छेद 7 में चलते हैं। इस परिच्छेद में डॉक्टर प्रशांत का आगमन और गांव में हो रहे भंडारे का उल्लेख। इस परिच्छेद में डॉक्टर प्रशांत का आगमन है और गांव में हो रहे भंडारे का उल्लेख है। तहसीलदार साहब के गुहाल में पूड़ी जलेबी बन रही है। भंडारे के लिए पूड़ी जलेबी सुबह से ही बन रही, किसके गुहाल में, तो तहसीलदार साहब के गुहाल में। सबसे पहले काली थान में पूड़ी चढ़ाई जाती है, यानी सबसे पहले कहाँ पूड़ी चढ़ाई जाती है, काली थान में। उसके बाद सभी लोग खाते हैं। लक्ष्मी दासिन का डॉक्टर प्रशांत के प्रति आकर्षित होना। जब डॉक्टर प्रशांत वहाँ आते हैं तो पहली बार जब लक्ष्मी दासिन डॉक्टर प्रशांत को देखती है तो लक्ष्मी दासिन उस पर क्या होती है, आकर्षित हो जाती है। अब पहली रात जो होता है, अस्पताल के लिए भंडारा दिया गया था ना, तो पहली रात बालदेव गोप, अगमू और बिरंची अस्पताल में ही सोते हैं। यानी पहली रात अस्पताल में कौन कौन सोते हैं, तो बालदेव गोप, अगमू और बिरंची, ये सभी अस्पताल में ही सोते हैं। ये परिच्छेद 7 में चर्चा है। अब हम इस परिच्छेद 8 में देखते हैं। इस परिच्छेद में लक्ष्मी अपनी अतीत के यादों में खो जाती है। परिच्छेद 8 में लक्ष्मी अपनी अतीत के यादों में खो जाती है।
महंत सेवादास की मृत्यु होने का खबर इसी परिच्छेद में है। इसके अलावे यानी परिच्छेद 8 में ही महंत सेवादास की मृत्यु होती है। महंत सेवादास को माटी रामदास और लक्ष्मी दोनों देते हैं। महंत के जाने के बाद मठ बिल्कुल सूना हो जाता है। यह एहसास लक्ष्मी को ही होता है। बालदेव लक्ष्मी से कंठी ले लेता है और पुनः लक्ष्मी पर आकर्षित होता है। यानी इस परिच्छेद में क्या क्या हुए हैं तो लक्ष्मी अपने बीती हुई यादों में खो जाती है। महंत सेवादास का इसी में मृत्यु हो जाता है और महंत के जाने के बाद मठ बिल्कुल सूना हो जाता है। ये किसे लगता है तो लक्ष्मी को लगता है कि महंत का क्या महत्व था। और इतना नहीं, बालदेव लक्ष्मी को क्या करता है, उसका ढाढ़स बांधता है। उसे जब उसका ढाढ़स बांधता है तो लक्ष्मी का जो दुख है वो क्या होता है, आधा हो जाता है। और बालदेव लक्ष्मी से कंठी ले लेता है और पुनः बालदेव लक्ष्मी पर क्या होता है तो आकर्षित होता है। परिच्छेद 9 में क्या क्या वो महत्वपूर्ण तथ्य को ही लेकर आए हैं। पूरा उपन्यास आपको पढ़ना होगा तो मूल किताब पढ़िए। फिर भी जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं पूरा परिच्छेद को समझने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लेकर आए। डॉक्टर प्रशांत, परिच्छेद 9 में क्या हुआ है, परिच्छेद 9 में डॉक्टर प्रशांत अपना जाति डॉक्टर और अब उसे जब लोग कहते हैं बिहारी या बंगाली तो वो हिंदुस्तानी कहता है। क्या कहता है, हिंदुस्तानी कहता है। और जाति पूछते तो अपना जाति डॉक्टर, यानी डॉक्टर प्रशांत अपना जाति डॉक्टर बताता है। और बिहारी या बंगाली कहने पर अपने आप को क्या कहता है तो अपने आप को हिंदुस्तानी कहता है। आगे इस परिच्छेद में और क्या हुआ है, प्रशांत स्नेहमयी का एक लौता पुत्र है। इसकी भी चर्चा इसी परिच्छेद 9 में हुआ है। इस परिच्छेद पूर्ण रूप से प्रशांत के जीवन से जुड़ा हुआ है। परिच्छेद 9 है वह पूर्ण रूप से किससे जुड़ा हुआ है तो परिच्छेद 9 जो है वह पूर्ण रूप से प्रशांत के जीवन से जुड़ा हुआ है। अब परिच्छेद 10 देखते हैं। तो परिच्छेद 10 में क्या हुआ, डॉक्टर प्रशांत द्वारा ममता को पत्र लिखना, कमली के इलाज के लिए डॉक्टर को उसके घर जाना। और नहीं, कमली के इलाज के लिए डॉक्टर प्रशांत कमली के घर जाता है। और वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कमली के विवाह 3 जगह टूटने का पता चलता है। 3 जगह उसका विवाह टूटा हुआ था। डॉक्टर प्रशांत का कमली की केस पर दिलचस्प होना, क्यों होना, क्योंकि जब वह कमली को इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार होता है डॉक्टर प्रशांत, तैसे ही कमली उठ खड़ी होती है। इसे पता चलता है, इसीलिए डॉक्टर प्रशांत का कमली के केस पर क्या होना, दिलचस्प होना। डॉक्टर प्रशांत कमली के सामने शादी विवाह का लोकगीत सुनना। नहीं, डॉक्टर प्रशांत क्या करता है, कमली के सामने ही शादी विवाह का एक लोकगीत सुनता है, जिसे सुनकर कमली क्या करती है, हंसने लगती है। और कह सकते हैं कि डॉक्टर प्रशांत का कमली से पहली मुलाकात यहीं हुई थी। यानी पहली बार इलाज के लिए गया कमली के यहाँ और वहीं पहली मुलाकात ये डॉक्टर प्रशांत का कमली से है। तो ये परिच्छेद 10 तक आज हम देखें। अब बच गए परिच्छेद 57 परिच्छेद और बचे हुए। सभी परिच्छेद को देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही अधिक लंबा हो रहा था और ज़्यादा लंबा होने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए पार्ट 1 आप जब देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 2 लेकर बहुत जल्द आएंगे जिसमें 57 परिच्छेद को भी देखेंगे। क्योंकि 67 परिच्छेद है जिसमें 10 परिच्छेद आज हम देखें, 57 परिच्छेद देखेंगे, उसके कथासार को देखेंगे। इसके अलावे डेरियन जी के जितने भी उपन्यास है उसकी चर्चा करेंगे और अंत में जितने भी महत्वपूर्ण कथन कहे गए हैं मेला आंचल उपन्यास पर विभिन्न विद्वानों द्वारा, उस पर भी चर्चा करेंगे। यानी पूरा क्लास 2 पार्ट में है। एक पार्ट आज हम लेकर आए, दूसरा पार्ट बहुत जल्द लेकर आएंगे। और जिसको इसका PDF नोट्स चाहिए आज ही वे भारती विजन क्लासेज पेड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करें। उसे ज्वाइन करने के लिए मेरा नंबर भी दिया हुआ, नंबर से आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा भी जिन साथियों को आज का वीडियो क्लास अच्छा लगा, इस वीडियो क्लास को जितना हो सके शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और जो साथी अभी तक भारती विजन क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, क्योंकि जो आपको यहाँ मिलेगा वो कहीं नहीं मिलने वाला है। धन्यवाद।